तब से अब तक खास करके हमारे अन्नदाता और हमारे अन्न भंडार वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं और उसमें हमारे हीरो कौन हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हमें अन्न पहुंचाने वाले कौन हैं, हमें अन्न देने वाले कौन हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे, उनकी यात्रा की बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। मैं खुद किसान परिवार से हूं और मुझे लगता है यहां बैठे ज्यादातर लोग किसान परिवार से ही हैं। हमने खेतों में हल चलते देखा है, फसल बोते देखा है, फसल को बढ़ते देखा है, फसल कटते देखा है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि कृषि क्या है, खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, किसान क्या होता है। मिट्टी में रहकर मिट्टी के साथ जो मिट्टी का कर्ज अदा करे वही किसान होता है। और कहा जाता है, कहावत है कि किसान और जवान इस मिट्टी का पाई पाई चुका कर जाते हैं। दो लोगों के बारे में यह कहावत होती है कि किसान और जवान देश का भी मिट्टी का भी पाई पाई चुकाते हैं। तो एक बार मैं फिर हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं उन तमाम कृषि नायकों का जो इस दौरान और आगे आकर हमारी अर्थव्यवस्था में मदद की, हमारे घरों तक अन्न पहुंचाने में मदद की। उन सबों का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं फिर से। अब मैं बात करता हूं जी हिंदुस्तान की। जब ये चैनल, मुझे लगता है, कृषि की बात करें, किसानों की बात करें तो देश भर में लोग सबसे पहले सबों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी और वो बात होगी किसान आंदोलन की। जब हमने जी हिंदुस्तान को लॉन्च किया था उसके तुरंत बाद किसान आंदोलन शुरू हो गया था। उस दौरान हमने, जी हिंदुस्तान ने, देश के नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। नब्ज को पकड़ने का मतलब ये कि लोग क्या चाहते हैं। हमने उस फर्क को भी समझने की कोशिश की कि असली किसान क्या होता है, नकली किसान क्या होता है। हमने उस आंदोलन के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की, अच्छाइयों को भी दिखाया और कई ऐसी सारी चीजें थी जो उस आंदोलन में नहीं होना चाहिए था किसानों के नाम पर, उसे भी दिखाया। हमारी टीम ने 2-2 स्टिंग ऑपरेशन भी किए थे और हमने लोगों को बताया कि किस तरह से किसानों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो अन्नदाताओं के लिए सही मायने में कहें तो अन्याय है। अन्नदाताओं का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जी हिंदुस्तान के बारे में बताऊं, हमारा जो टैगलाइन, मैं बार बार हर जगहों से यही बोलता हूं, हमारा टैगलाइन है, हमारा संवाद राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद में किसानों से बेहतर भूमिका राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र को मजबूत करने में, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में किसानों से बेहतर किसी की भूमिका नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने जब उस ऑपरेशन को कवर किया तो हमने सिर्फ यह ध्यान रखा, किसान, खेती और राष्ट्रवाद। हमारी सोच भी बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ मेट्रो तक नहीं रहते हैं, बड़े शहरों तक नहीं रहते हैं। हम छोटे छोटे जगहों पे जाते हैं। हम छोटे छोटे, आप कस्बे में जाते हैं, गांव की खबरों को दिखाते हैं, उनकी बातें करते हैं। आप हमारे चैनल को अगर देखेंगे, जी हिंदुस्तान को आप देखते होंगे, तो उसमें 2 चीजें देखने को मिलती है। एक जो मैंने कहा, हमारा संवाद राष्ट्रवाद। हम हर चीज को देखते हैं कि कोई भी खबर जो हमारे राष्ट्रवाद को मैच नहीं करती है
जो हमारे राष्ट्रवाद के पैमाने पे फिट नहीं बैठती है, खबर कितनी भी बड़ी हो हम उसे नहीं चलाते। दूसरी, छोटी छोटी जगहों को, छोटे छोटे शहरों को, जैसे हमने कहा, हम वहां जाते हैं, हम लोकल कनेक्ट की बात करते हैं। हमारी भाषा, हम इस भाषा में हम बात करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दूं, उदाहरण देता हूं आपको कि अगर हम यूपी इलेक्शन कवर कर रहे हैं तो हमारे एंकर्स कहते हैं कि मैं काशी की बेटी, मैं अयोध्या का बेटा, अवध का बेटा, प्रयाग की बेटी। हमारे प्रोमो लाइन्स होते हैं, मैं कानपुर में हूं, मैं इटावा में हूं, मैं बनारस में हूं। मैं का मतलब यहां है कि मैं का मतलब यह कि हम लोकल कनेक्ट होते हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि हमारे एंकर, हमारे रिपोर्टर जो भी आपके शहर में है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके हितों के लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी आवाज बने हुए हैं। हमारे चैनल के अगर आप शो देखेंगे, अभी आपके साथ रोहित होंगे, आप देखेंगे रोहित 5 बजे शंखनाद करते हैं, 6 बजे देश को जवाब दो, उसमें हम जो मुद्दे होते हैं जिसमें वाकई लगता है हमें देश को जवाब देने की जरूरत है, देश के लोगों को जवाब सुनाने की जरूरत है, हम उस चीजों की बात करते हैं। मेरा राज्य मेरा देश शाम 7 बजे, जिसमें हम छोटे छोटे जगहों की जो वैसी खबरों को चलाते हैं, वैसी खबरों को तवज्जो देते हैं जिन्हें बाकी जगहों पे जगह नहीं मिली। 8 बजे राष्ट्रवाद है, 8 बजे वंदे मातरम, 9 बजे राष्ट्रवाद। सुबह में हम दंगल करते हैं, 10 का दंगल। तो तमाम खबरों में राष्ट्रवाद की झलक होती है, राष्ट्रवाद होती है, राष्ट्रवादी सोच के साथ होती है, और छोटे जगहों को हम तवज्जो देते हैं, छोटे जगहों की खबरों को हम ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं। और किसान आंदोलन में भी हमने यही किया। जैसे किसानों के बारे में हमने कहा कि हमने वहां भी राष्ट्रवाद से जोड़ के देखा, असली नकली के बीच फर्क को समझा, आंदोलन के महत्व को समझा। और यही वजह थी कि जब हम किसान आंदोलन के कवरेज को कर रहे थे तो हमारे ट्रैक्शंस, हमें देखने वाले लोग काफी ज्यादा संख्या में थे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यहां मैं अपने न्यूज रूम की बात जरूर करूंगा, अपने न्यूज रूम के साथियों की बात जरूर करूंगा, अपनी टीम की बात जरूर करूंगा कि हमारी रफ्तार बहुत तेज है। हमारे सहयोगी दिन रात वो घड़ी नहीं देखते हैं, उनकी नजर, एक न्यूज रूम में हमारे यहां कहावत है कि हमारी नजर घड़ी पर नहीं मंजिल पे होती है, वो टारगेट को देखते हैं। और यही वजह है कि इतने कम समय में, अभी टीआरपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी एक टीआरपी का पैमाना लोगों ने यूट्यूब माना है, और अगर उस पैमाने पर आप देखें तो हमारी इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारी इसी सोच और हमारे न्यूज रूम के हमारे तमाम साथियों की दिन रात की मेहनत वो दिखता है। हम कई बड़े चैनलों से काफी आगे होते हैं। जब हम लाइव स्ट्रीमिंग पे हमारी चलते रहती है तो हम कईयों से काफी आगे होते हैं। तो मैं चाहूंगा, आप सबों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमारी टीम के लिए आप लोग तालियां जरूर बजाएं। बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत शानदार टीम है। इसी के साथ एक बार मैं फिर आप सबों का धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। को भी समाप्त करने में सफलता मिलती है और हमारे कदम दिनों दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब प्रधानताओं की किसी प्रकार से अनदेखी होती है तो उसके दुष्परिणाम भी हम सब लोगों को ही भुगतने पड़ते हैं। जब मैं धर्म की प्रधानता कहता हूं तो मेरा आशय किसी पूजा पद्धति या मजहब से नहीं है। सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं
कि भारत की ये विशेषता है कि इसमें देश के प्रति भी लोग धर्म का निर्वाह करते हैं, समाज के प्रति भी लोग अपना धर्म का निर्वाह करते हैं, परिवार के प्रति भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, विचार के प्रति भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, दायित्व के प्रति भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। और इसीलिए ये जो हमारा मानवीय धर्म है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी से बांधा हुआ गुंथा हुआ ये हमारा भारतीय समाज है। और जब इस धर्म की प्रधानता को अंगीकार करके कोई भी परिवार आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती ही है, उसकी प्रतिष्ठा बनती ही है, उसकी ताकत में दिनों दिन वृद्धि होती है। और अगर परिवार में भी धर्म का निर्वाह और उसकी अनदेखी होती है तो परिवार में भी विकृतियां जन्म लेती हैं, झगड़े होते हैं, अलगाव होता है, बिखराव होता है और उसका दुष्परिणाम भी हम सब लोगों के सामने आता है। तो इसलिए भारतीय समाज यह धर्म प्रधान समाज है। इसलिए पिता पुत्र भाई भाई समाज देश से हम सब लोग जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से जब हम विचार करें तो कृषि की प्रधानता भी हम सब लोगों को दिखाई देती है। भारत में आज हम देखें तो निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में हम काफ़ी अग्रणी हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्र हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि यह क्षेत्र एक तौर से भारत के लिए मेरुदंड के समान है। कृषि क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। करोड़ों की तादाद में जो व्यक्ति किसानी का काम कर रहा है वो अपने आप में स्किल्ड है। कोई व्यक्ति ITI पॉलिटेक्निक करने के बाद किसी विधा को सीखता है, लेकिन परंपरागत तरीके से किसान किसानी को सीखता भी है, करता भी है और उसी के परिश्रम का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में आज हम अग्रणी भूमिका का निर्वाह करने की स्थिति में आ गए हैं। दूसरा, कृषि का क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह अर्थव्यवस्था हमारी परंपरागत रूप से लोगों से जुड़ी हुई है। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई जब देश और दुनिया के सामने आर्थिक प्रतिकूलता के अवसर थे। आर्थिक प्रतिकूलता आई भी, लेकिन हमारी जो ग्रामीण और कृषि की अर्थव्यवस्था है उसने हमेशा दीवार बनकर भारत को उससे बचाने की कोशिश की। अभी हाल ही में कोविड आया तो हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी और सारे स्वचालित कारखाने का पहिया थम गया था, अर्थव्यवस्था ठहर गई थी। आने वाला कल कैसा होगा, एक भयावहता लोगों के सामने खड़ी थी। लेकिन इस परिस्थिति में भी कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को एक बार फिर से सिद्ध किया। सारी अर्थव्यवस्थाएं बंद थी, लेकिन लॉकडाउन में भी कृषि का काम चल रहा था। गत वर्ष से ज़्यादा कृषि का उत्पादन हुआ, उत्पादकता बढ़ी, सरकार के द्वारा खरीद की गई और उसी लॉकडाउन के पीरियड में भी किसान ने अपनी फसल को काटा, बेचा और साथ ही साथ आगे ग्रीष्म ऋतु की फसल वो बोए, इसकी तैयारी भी की। और जब उसने फसल को बोया तो हमने देखा कि गत वर्ष से ज़्यादा
वो फसल की बुवाई करने में सफल हुआ। और दिनों दिन हम देख रहे हैं कि यह पूरा सेक्टर कोविड से अप्रभावित रहा। यह सच है कि सरकार ने उस प्रधानता को स्वीकार किया और कृषि का काम न रुके, उनको जिस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं, वो छूट हमें देनी चाहिए तो दी भी गई। और उसके कारण कृषि का क्षेत्र पूरे अच्छे तरह से खड़ा रहा और देश में खाने पीने का कोई संकट भी नहीं खड़ा हुआ। कृषि उत्पादों का विक्रय भी हुआ, निर्यात भी हुआ और यह व्यवस्था अच्छे से संभली। यह इसीलिए संभल पाई कि परंपरागत रूप से भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी प्रधानता को जब जब हम स्वीकार करेंगे और उसको दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे। उनको एक पैमाना मान सकते हैं, उत्पादकता को दूसरा पैमाना मान सकते हैं और टेक्नोलॉजी को तीसरा पैमाना मान सकते हैं। तो आज उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, किसान निरंतर टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं और उसका फायदा सब किसानों को मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए, चाहे किसान को सीधा आय सहायता देने का मामला हो, चाहे समय पर खाद बीज की उपलब्धता का मामला हो, चाहे उसको तकनीक उस तक पहुंचाने का मामला हो, नए नए बीजों के आविष्कार का विषय हो, ये सारे के सारे विषयों पर सरकार काम करती रहती है। इसी पे एक पॉइंट और भी है सर, क्योंकि ये पॉइंट तो आप जो कह रहे हैं ये सरकार ने आपने पूरे विजन में बताया। एक चुनौती जो लगातार हमने अपने चैनलों पे भी कई रिपोर्ट्स दिखाए रही पिछली सरकारों में, ये चैलेंज था शायद आपके सामने भी, कि गांव कस्बों में भंडारण को लेकर बहुत बड़ी चुनौती होती थी। क्या इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है किसानों को लेकर? मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक उदाहरण देके आपको स्पष्ट करना चाह रहा था अपनी बात कि किसान की स्थिति में कैसे और कितनी तब्दीली आई। अभी मैं श्रीनगर में था 2 महीने पहले। एक ही उदाहरण देता हूँ, आप भी कभी श्रीनगर जाएं तो पता कर सकते हैं कि मैं केसर के किसानों के बीच में अपना कार्यक्रम करने के लिए गया। वहां पर भारत सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले एक सैफरन पार्क बनाया। तो सैफरन पार्क ने वहां के किसानों के जीवन को बदल दिया। वहां किसान ने खड़े होकर कहा कि हम जब से पैदा हुए तब से केसर की खेती कर रहे हैं। केसर 1 लाख रुपए किलो में बिकती थी, लेकिन ये सैफरन पार्क मोदी जी ने यहाँ लगवा दिया। अब हमारी केसर की कीमत 2 लाख रुपए किलो हो गई। तो ये तब्दीली है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखेंगे उनकी ज़बानी, जिससे ध्यान में आएगा कि कैसे स्थिति बदल रही है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है तो निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसलिए मैंने अपने वर्षन में भी बात कही थी कि 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रावधान किया है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेने के लिए कोई भी सहकारी समिति पैक्स आ सकती है, कोई भी एफपीओ आ सकता है, कृषि उपज मंडी चाहे तो अपने परिक्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 25 परियोजनाएं वो कर सकते हैं। एग्री स्टार्टअप इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें हम लोग ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं। बैंक के साथ मिलकर इस योजना को बनाया है। 7.25% ब्याज पर इसको कैप किया है। 3% ब्याज पर सब्सिडी हम देंगे तो 4.25% पर ये पैसा पड़ेगा।
तो जब पैक्स किसी वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज को बनाएगी तो निश्चित रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचेगा। तो जो फसलों परांत नुकसान होता है, किसान का हो या सरकार का हो, लेकिन फसल के उपरांत जो नुकसान है उससे बचा जा सके, इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि बाकी चीज़ों की बात छोड़ दें, प्याज और टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि जो घर में हर व्यक्ति के खाने में जुड़ी रहती है और इसके भाव नीचे ऊपर होते रहते हैं। कभी कभी तो प्याज ऐसा रुला देती है कि पूरे देश में सवेरे देखो तो प्याज आपका भी काम उसी में बढ़ ही जाता है। तो अब प्याज में जो असंतुलन होता है वो इसीलिए होता है। एक्चुअल में जो दिल्ली में भाव होता है वो भाव ग्वालियर में नहीं होता, ग्वालियर में सस्ती होती है, लेकिन दिल्ली का जो भाव है वो पूरे देश में कोहराम मचा देता है, खबरों में बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी दो चीज़ें हैं। एक तो लॉजिस्टिक, ये जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने पिछले दिनों जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए किसान रेल का संचालन किया। 100 से अधिक रेलें चला रहे हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब फल पहुंच सके, सब्जी पहुंच सके। और प्याज जो है, कुछ ही क्षेत्र है जहाँ प्याज ज़्यादा होता है। अब जब ज़्यादा हो जाता है तो भाव गिर जाता है, प्याज को ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता। ये 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसलिए है कि आप प्याज का नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर कोल्ड स्टोरेज तैयार कर लोगे तो किसान अपना प्याज महीने भर रोक लेगा तो सारा काम हो जाएगा, किसान को भी वाजिब दाम मिल जाएगा और जनता को भी प्याज सस्ता। अच्छा सर, इसी पे एक छोटा सा सवाल, बस आखिरी सवाल होगा क्योंकि ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आप है तो मैं एक बार यूपी चुनाव को भी उसमें संलग्न करना चाहता हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये यूपी चुनाव में भी विपक्ष जो बार बार किसान 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 कर रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने देखिए संचालन इतना कर दिया, विकास की बात इतनी कर दी, फिर किसानों को बरगलाना और यूपी चुनाव में ये किसान मुद्दा विपक्ष का जो है वो कितना आपको लगता है काम करता है आपके खिलाफ? देखिए, दरअसल यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है देश के लिए जब हिंदुस्तान में विपक्ष वैचारिक दृष्टि से अप्रासंगिक हो गया, संख्या की दृष्टि से दिखाई देता है। इसलिए दिन और रात सिर्फ झूठ बोलकर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से ही पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत किसानों के हितैषी बन रहे हैं। स्वामीनाथन साहब ने तो 2006 में अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी कि किसानों की जो एमएसपी है उसको लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर आपको घोषित करना चाहिए, जिससे किसान को एमएसपी पर वाजिब दाम मिल जाए। 2006 से 2014 तक यूपी की गवर्नमेंट थी, आप किसान के हित चिंतक हैं, आपने क्यों नहीं उसको माना? चाहते तो मनमोहन सिंह जी उसको स्वीकार कर सकते थे। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने उसको स्वीकार किया और आज एमएसपी किसी भी जिन्स की जो लागत आती है उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर खरीदी जाती है। पहले गेहूं और धान की सिर्फ खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन की भी खरीद होती है। और अगर राज्य सरकार पीडीएस में मोटा अनाज भी बांटना चाहती है और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती है तो केंद्र सरकार का वो उपभोक्ता मंत्रालय जो है मोटे अनाज को भी खरीदता है। तो सामान्य तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कुल मिला के कांग्रेस अपने गिरेबा में झांके कि उनने किसान के लिए क्या किया। 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई और उस समय खरीद की क्या स्थिति थी, उस समय उत्पादन की क्या स्थिति थी, उत्पादकता की क्या स्थिति थी, फसल बीमा की क्या स्थिति थी, उस पर झांक कर देखो ना। और जो एसपी के लोग वो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो वो भी तो सरकार में रह चुके हैं। मुलायम सिंह जी की सरकार का क्या अचीवमेंट था? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये तो पढ़ा लिखा नौजवान था,
ऐसा लगता था शायद उत्तर प्रदेश को दिशा देगा, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश इस बात का साक्षी है कि जब जब सपा की सरकार रही तो लोगों ने यही कहा कि सरकार नहीं है, गुंडा राज आ गया है और आने वाले कल में गुंडा राज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने देगी, इसके लिए कटिबद्ध है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो समस्या देख के परेशान होते हैं और एक वो जो समस्या का समाधान करते हैं। आज से 22 साल पहले जब देश में रासायनिक खादों से बीमारियां बढ़ने लगी तो राजेश सचदेवा और नरेश सेठी ने यह ठान लिया कि समस्या को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों के बीच ऑर्गेनिक तरीकों से खेती करने के बारे में जागरूकता फैलानी शुरू की। साथ ही ऑर्गेनिक और बायो प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ाने पर काम किया, जिससे किसानों की लागत कम हुई और आय दोगुनी हुई। आज एमडी बायोकोल्स देश भर में 20 लाख से भी ज्यादा किसानों को अपने उत्पादों से लाभ पहुंचा रहा है। एमडी बायोकोल्स प्राइवेट लिमिटेड के राजेश सचदेवा और नरेश सेठी आज सिर्फ किसान ही नहीं, उद्यमियों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरे हैं।